जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आशुतोष राय आप सभी का इस प्रेप मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आप सभी विद्यार्थीगण से मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि हम आज लेट हैं और रोजाना की क्लास 5 बजे की जो होती है उसमें हम 5:30 बजे आपके साथ जुड़ रहे हैं। बट आपकी क्लास जो है हमने स्टार्ट कर दी है और आशा करूँगा कि आप सभी लोग जुड़ेंगे और अपने इस मूल विधि की क्लास में आप अपना जो आगे का आज का क्लास है उसको आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो उस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसका पार्ट थर्ड है, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थोड़ा सा इसकी धाराएं भी और ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर टाइम हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं और इनके प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की यदि बात करें तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, और जितने भी विद्यार्थी यदि जिनको भी यूपीएसआई की तैयारी करनी है और पुलिस से संबंधित जो तैयारी वो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात की जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, जो आपको पता है कि 1972 9 सितंबर को लागू हुआ था। ठीक है, तो 19 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कि आपका लागू हुआ 9 सितंबर को, जिसमें मैंने आपको पिछली दो क्लासेस में 3 चैप्टरों का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आता है उस पर चर्चा किया था, जिसमें आपको पता है कि कुल टोटल चैप्टर 7 आते हैं इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। इसमें चैप्टर नंबर 1 आपको मैंने बताया, जो धारा 1 और धारा 2 है इसका। फिर चैप्टर नंबर 2 पे हमने चर्चा की थी, जिसमें आपका धारा 3 से लेके 6 तक हमने देखा था, 7 तक। और उसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि वन्य जीवों के जो वन्य प्राणी हैं उनको कंट्रोल करने, अरे उनको जो है आखेट करने से बचाना, अर्थात तो उनका शिकार न करने का के लिए जो आपके प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 3 में है। और चैप्टर नंबर 3 का एक सब पार्ट 3A है, जहाँ पे वन्य जो पादप हैं उनको जो है आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको तोड़ने से बचाने के लिए, उनको जो है आपका उखाड़ने से बचाने के लिए आपकी धाराएं बताई गई हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो आपको पिछली क्लास को यदि हम 1 मिनट में रिवाइज कराना चाहें तो ये आपका है कि धारा नंबर आपके कुल 7 चैप्टर में कुल आपके 66 धाराएं इसमें मेंशन की गई हैं आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में। और धारा नंबर 1 प्रारंभिक, जो चैप्टर नंबर 1 है वो प्रारंभिक या उसके विस्तार से संबंधित है, और उसमें धारा 1 जो आता है आपको पता है कि वो आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का नाम और उसके जो है आपके कब उसका लागू किया गया और इसका पूरे देश में विस्तार है, ये बात धारा 1 में बताई गई है। इसके बाद धारा 2 आता है, आपको पता है धारा 2 में परिभाषाओं को मेंशन किया गया। फिर हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 में आपको पता है कि आपकी नियुक्ति की गई है, और कलेक्टर की नियुक्ति जो आपके निदेशक होते हैं वन्य जीव से संबंधित, जैसे वन्य जीव संरक्षक हो गए, मुख्य वन्य जीव संरक्षक हो गए, निदेशक हो गए, यदि हम इनकी बात करें तो इनके जो आपके पदों की नियुक्ति होती है, और जो आपके वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो है आपके क्या बनाए जाते हैं, बोर्ड बनाए जाते हैं, उन बोर्डों का उल्लेख हमारे इस धाराओं में बताया गया है, चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है। अब जैसे कि आपको निदेशक का अपॉइंटमेंट धारा नंबर आपके 3 में बताया गया है, और उसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि जो निदेशक है वो अपने कार्यों को या नए कार्य को दूसरे आपके अधिकारी को दे सकता है, पावर अपनी दे सकता है, तो वो धारा नंबर 5 में आपने देखा। धारा 5A में आपने देखा है कि राष्ट्रीय जो बोर्ड होता है हमारा वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड धारा नंबर 5 के ए से बनाया गया, और इसी बोर्ड का निदेशक होगा, इसी बोर्ड के कर्मचारी होंगे, इसी बोर्ड के अधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति धारा नंबर 3 में की जाएगी, आपका धारा नंबर 3 से की जाएगी, जो कि बताया गया है। ठीक है, अब 5A के बाद आपको जो है 5B में राष्ट्रीय बोर्ड जो आपने बनाया उसकी एक कमेटी गठित की जाएगी, उसके बारे में बताया गया कि एक अस्थायी समिति होती है जो राष्ट्रीय बोर्ड की होती है, जो वन्य जीवों को बचाने के लिए इससे संबंधित कार्य करती है, अपना रिपोर्ट देती है, जिसके भी हाथ पे पूरे देश में जो है आपका वन्य जीवों से संबंधित नियम और कानून को बनाया जाता है। और ऐसे ही जो है आपका आगे बढ़ेंगे तो 5B है और 5C है। 5C में आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय बोर्ड के कार्य क्या होते हैं।
तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के कृत्य क्या होते हैं, इसका उल्लेख आपके धारा नंबर 5C में, जैसा कि पहले हमने बताया। और इसके बाद जो है आपका देखने को मिलेगा धारा नंबर राज्य वन्य जीव बोर्ड के बारे में, जो कि धारा नंबर 6 में दिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि धाराएं जो आपकी पिछली थी चैप्टर नंबर 2 की, वो हमने आपको विस्तृत तौर से आज भी जो है क्या किया, रिवाइज किया। अब रही बात कि चैप्टर नंबर 3 क्या है, तो हमने बताया कि आपको प्राणियों को जो वन्य जीव हैं उनको बचाने के लिए ये धाराएं दी गई हैं। अब धारा नंबर जो आपके 11, इसमें धारा नंबर 9 आता है सबसे पहले। तो धारा नंबर 9 आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये रोकता है प्राणियों का आखेट करने से। वन्य जीव जो हैं उनका शिकार करने से रोकने का काम कहाँ पे है आपका, कहाँ से बोला गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा नंबर 9 में। फिर 11 में ये बोला गया कि ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में जैसे कि रिसर्च करना हो या कोई आपका जानवर है जो पागल हो गया और उससे बाकी जानवरों को दिक्कत हो रही है, बाकी समुदाय को दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है आपका क्या किया जा सकता है, उसको सजा उसको मारा जा सकता है। ये अलाउड कर सकता है निदेशक और वन्य जीव संरक्षक जब ऐसा लग जाए तब। और धारा नंबर आपको 11 के बाद धारा नंबर आपने 12 पढ़ा था, जहां पे ये बताया गया था कि यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं या आप किसी प्रकार का प्राणी से जो है आप अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहें, तो या उसे उससे शिक्षा ग्रहण करना चाहें कि वो किस प्रकार का जीव है, होता है ना कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा उस पर आप उसका कलेक्शन करना चाहते हैं कि वो किस तरीके का काम करता है, तो वो चीज आपको सेक्शन नंबर 12 में बताया गया। तो इस तरीके से आपने 3 का देखा। 3A में आपको बताया गया है पौधों से रिलेटेड कि भाई पौधों को तोड़ना, जो वन्य जीव आपका है, जो वनों में जीव होते हैं या वनों के जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उन पौधों में यदि बात की जाए कि उनको तोड़ने से बचाना है, तो उनको तोड़ने से बचाया गया है, तो धारा नंबर आपका कहाँ बचाया गया है, धारा नंबर 17 के ए में बताया गया है। ठीक है। अब उसी तरीके से पादप में भी कई सारे पादप होते हैं, पौधे होते हैं जो आपके औषधि के लिए काम में आते हैं, जो आपके जो है रिसर्च में काम में आते हैं, तो जो आपके ज्ञान के लिए काम में आते हैं। तो ऐसे पौधों को जो है आपका निदेशक और आपके मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उन पौधों को तोड़ सकते हैं। और कुछ पौधे जैसे कि जनजाति हैं, अब जनजाति उन्हीं पौधों से उनका जीवन चलता है, तो उनके लिए अलाउड होता है कि वो जनजाति उसका उस पौधे को तोड़ सकते हैं, उस पौधे का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने लास्ट की क्लासेस में चैप्टर 3 तक पढ़ लिया था। अब जो है आपका चैप्टर 4, आज का क्लास चूंकि समय कम है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी क्लास जो चलती है वो 5 से 6 चलती है, और इस 5 से 6 में हम लोग जो है आपका इस क्लास को लेते हैं, लेकिन आज लेट हो जाने के कारण हम एक तो इस चैप्टर को पढ़ ही लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 को। तो बात की जाए चैप्टर नंबर 4, तो वन्य जीवों के लिए जो संरक्षित क्षेत्र होता है उसकी बात कहाँ पे आपकी बताई गई है। वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र की बात जो है हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में बताई गई इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। अब जो संरक्षित क्षेत्र है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में बताया गया, जिसमें हम धाराओं की यदि बात करें तो जैसे कि धारा नंबर 18 की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? धारा नंबर आपका 18 का बात किया जाएगा। धारा नंबर 18 जो है इन वन्य जीवों को बचाने के लिए एक अभयारण्य की घोषणा करता है कि जो अभयारण्य होते हैं उनका जो है आपका उन अभयारण्य का स्थापना या उस अभयारण्य को बनाना या अभयारण्य की घोषणा करने का जो काम है वो कौन करता है, कहाँ से होता है? धारा नंबर 18 से होता है। ठीक है। उसी के बाद यदि हम बात करें धारा नंबर 18 का जो है नेक्स्ट 18 का जो है आपका बी, तो यहाँ पे 18 के बी महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये जो आपका अभयारण्य है, इस अभयारण्य का कलेक्टर जो आपका होता है उसकी अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो ये उल्लेख है आपके धारा 18 के बी में। तो जा सकते हैं धारा 18 के बी में कलेक्टर की नियुक्ति जो है 18 के बी में आपका दिया गया। इसी तरीके से यदि बात की जाए तो धारा, अब कलेक्टर क्या होता है, इसकी नियुक्ति क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि भाई वन्य जीव है, वनों में इनके लिए
जो भी क्षेत्र अभ्यारण्य आपका जो है बनाया जाएगा, उस अभ्यारण्य का एक अधिकारी तो होना चाहिए, तो वो अधिकारी आपका कलेक्टर होता है। ठीक है, अब ये कलेक्टर क्या करेगा? ये कलेक्टर उस वन में रहने वाले जीवों का जो है संरक्षण करेगा और उसमें रहने वाले लोगों का संरक्षण करेगा, है ना। तो और उसके अंदर जो भी नियम कानून होगा उसका जो है आपका क्या रहेगा? मुखिया रहेगा। तो ये कहाँ पे आपका किस धारा में बताया गया? धारा नंबर 18 के बी में बताया गया। अब जो आपके ये कलेक्टर है, इसके जो शक्तियां दी गई हैं, इसके जो पावर हैं, वो कहाँ पे बताया गया है? धारा नंबर 19 में बताया गया है कि ये जो धारा नंबर 19 है, ये कलेक्टर की जो आपकी सीमाएं होती हैं, कलेक्टर के जो कार्य होते हैं, कलेक्टर की जो आपके कार्य की सीमाएं हैं या कार्य हैं, उसका उल्लेख कहाँ बताया गया है? धारा नंबर 19 में बताया गया है। ठीक है, उसी के बाद धारा नंबर 20 जो है वो क्या बताया गया है? अधिकारों के, जो भी कलेक्टर के अधिकार हैं, वो अपने अधिकार को क्या कर सकता है? प्रशांत शर्मा, हर हर महादेव, आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपका जो है स्वागत है। और यदि आप उत्तर प्रदेश एसआई में प्रशांत फॉर्म यदि ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप भर सकते हो, और आप भर देना उस फॉर्म को यदि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है तो। अब धारा नंबर 19 की बात कर रहे थे हम लोग, उसके बाद हम क्या बात करेंगे? धारा नंबर 20। जो धारा नंबर 20 है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, वो ये कहता है आपसे, सेक्शन नंबर 20 आपसे ये कहता है कि ऐसा है कि जो कलेक्टर है वो ये बताता है वन्य जीव संरक्षण में कि भैया आपका जो ये एरिया होगा, वो एरिया के अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, भूमि नहीं खरीद सकता, रह नहीं सकता। ऐसी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कलेक्टर द्वारा ही बताया जाता है, जो धारा नंबर 20 में दिया गया है। तो कलेक्टर को यहाँ पे शक्तियों का बताना कि कौन क्या कर सकता है इस अभ्यारण्य के अंदर, तो शक्तियों का जो है आपका उल्लेख करना कि भैया आप किस, यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति अभ्यारण्य के अंदर आके नहीं निवास कर सकता है, नहीं जमीन ले सकता है, नहीं उसका जो है अपना यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे धारा नंबर 20 में बताया जाता है। और आपको पता है कि जितने भी अभ्यारण्य हैं, उन अभ्यारण्य में जो है आपका ये आप आम जनमानस को वहां नहीं जाने दिया था। हाँ, उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है आपका वहां पे दिया जाता है रहने के लिए। धारा 20 कलेक्टर के द्वारा बताया जाता है कि उसको क्या क्या शक्ति है। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। हम बात कर रहे थे धारा 18, धारा 18 बी, धारा 19, धारा 20। अब इन जो धाराओं की बात की जा रही थी, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से संरक्षित क्षेत्र को कंट्रोल किया जा रहा है कलेक्टर की नियुक्ति करके, है ना। पहले तो अभ्यारण्य बना के, जीवों को अभ्यारण्य बना के, फिर दूसरा कलेक्टर की नियुक्ति करके, फिर कलेक्टर के कार्य यहाँ बताए जाएंगे। फिर कलेक्टर को शक्ति इतना है कि भाई वो जो आपके वन्य जीव हैं, जो भी वन में रहने वाले जीव हैं, पादप हैं, अब उस एरिया को अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, तो उसके अंदर आम लोग नहीं जा सकते या वहां निवास नहीं कर सकते। वहां पे वही रह सकता है जो उस एरिया का व्यक्ति है, या कोई अधिकारी प्राधिकारी है तो वो वहां निवास कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। ये चीज जो है आपका दिया गया है धारा नंबर 20 में। अब नेक्स्ट जो धारा इसमें है, धारा नंबर 21 की यदि बात करें, तो धारा नंबर 21 कलेक्टर की उद्घोषणा है। मतलब कोई भी चीजें यदि घोषित करना चाहे तो किससे वो करता है? कलेक्टर की उद्घोषणा किससे करता है? वो धारा नंबर 21। तो धारा नंबर 21 में उद्घोषणा की बात की जाती है कि किसी भी प्रकार का यदि उसे उद्घोषणा करना है तो वो आपका कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो धारा 21 से कर सकता है। जैसे
धारा 18 में क्या बताया गया है, धारा 18 में जो है आपका कोई आपका अधिसूचना निकालना है, किसी अभ्यारण्य को ही घोषित करना है, या कोई नया कुछ चीजें आपकी बनानी है वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए, तो वो जो है आपका कलेक्टर 60 दिनों के अंदर उसे आपका लागू करवाता है, उसकी उद्घोषणा करता है। अब ये जो है भाई मेरी मर्जी, हमने बोली कौन सी बात है इसमें, ठीक है। अच्छा, हंसने वाली बात कौन सी है? अभी यहाँ पे धारा 18, धारा 18B, धारा 19, धारा 20, धारा 21 आपने देखा, ये चैप्टर नंबर 4 में आपका आ रहा है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है 4 के बाद चैप्टर धारा 21 के बाद जो धारा है धारा नंबर 22, यहाँ पे धारा नंबर 22 है कलेक्टर की जांच। यहाँ पे क्या है कि धारा नंबर 22 में जो आपका बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा जो जांच किया जाता है, जांच की प्रक्रिया कैसे होगी, तो कलेक्टर करेगा। और ये जांच कहाँ किस धारा में बताई गई है, जांच कर सकता है कलेक्टर, तो ये धारा नंबर 22 में बताई गई। धारा नंबर 22 जो है कलेक्टर द्वारा जांच की प्रक्रिया जो की जाती है वो किस धारा से की जाती है, आपका धारा नंबर आपके 22 से की जाती है। इसका यदि आपको समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। देखिए बहुत अंदर तक नहीं जाना है इस जो है आपके चैप्टर से, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से, या आपके किसी भी जो आपके बीएनएस है, बीएनएसएस है, या आपका जो है बाकी जितनी भी कानून है, महिला सुरक्षा से संबंधित कानून हो या बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानून हो, इनमें जो है आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी धारा क्या कहता है, वो अपने आप एग्जाम्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम निकाले जा सकते हैं बस धाराओं को जान के कि कौन सी धारा क्या कहता है, इतनी चीज। ठीक है, अब धारा 22 आपने देखा, धारा 22 में कलेक्टर द्वारा जांच की बात हो गई। अब धारा 23 में कलेक्टर की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कलेक्टर की शक्ति क्या होती है। तो धारा 23 में क्या बताया गया है कि कलेक्टर की शक्ति क्या होती है, और ये शक्तियां कहाँ पे मेंशन की जाएगी, मेंशन की जाएगी धारा नंबर 23 में। तो कल को एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये याद रखना है। और नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें जब हम ये आपका चैप्टर खत्म कर जाएंगे, चैप्टर नंबर 7 तक, तो फिर एक एक करके क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। और जब वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो अपने आप जो आपका ये आपका जो चैप्टर है ये दोबारा आपका क्या होगा, रिवाइज होगा। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब कोई नई चीज होती है तो नई चीज एक बार में नहीं समझ में आती है। तो आपका जो प्रक्रिया है वो हमने दो तरीके से अपनाया। एक तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा थ्योरी वाला, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के प्रश्न सॉल्व करेंगे। जब इस चैप्टर के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका अपने आप क्या हो जाएगा, आवाज काफी कम आ रही है सर, ऐसा क्यों, आवाज काफी कम आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब? ठीक है, अभी आवाज एक्चुअल में ठीक है, थोड़ा बहुत आपका फोन और मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ इसलिए भी हो सकता है। आवाज में थोड़ा बहुत जो है आपका फोन का भी इशू हो सकता है कि मतलब उतना आवाज उसमें ज्यादा ना आता हो। और 20 और 23 दोबारा बता दीजिए सर। देखो 20 में हमने बताया, अच्छा हाँ यहाँ भी शक्तियाँ लिखा है, फिर यहाँ भी शक्तियाँ लिखा है, तो आपको समस्या आ रहा होगा। देखिए समस्या ये है कि यहाँ पे कलेक्टर की शक्तियाँ नहीं बताएगा। मैं ये कह रहा हूँ कलेक्टर को ये शक्ति है, कलेक्टर को ये अधिकार है कि कोई व्यक्ति जो आपका उस एरिया में, कौन उस एरिया में रह सकता है कौन नहीं रह सकता है, कौन कौन से जो है वहां नियम, उस अभ्यारण्य बना दिया गया तो उस अभ्यारण्य के अंदर किसकी क्या शक्ति है उसका उल्लेख आपका यहाँ पे बताया गया। जैसे बाहरी लोग वहां इंटर नहीं कर सकते, बाहरी लोग वहां नहीं जा सकते है ना, बाहरी लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ये शक्तियों का उल्लेख धारा 20 में। और यहाँ कलेक्टर की शक्ति की बात की गई है कि कलेक्टर की क्या शक्ति होती है, कि वो क्या क्या कर सकता है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब कलेक्टर की शक्ति जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भूमि है, किसी प्रकार का कोई जीव है, उसका सर्वेक्षण करना है, उसका जो है आपका रिसर्च करना है, तो अदर वीडियो में तो नहीं होता है ऐसा। अच्छा नहीं हो रहा हो, अदर वीडियो में भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही होगी, रुको एक बार चेंज करके देखता हूँ।
अब सही है क्या? अब आवाज आ रही है क्या? देखना एक बार, बताना प्रशांत। अब देखना एक बार, अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार आप बताइएगा आवाज अब सही है, आवाज सही आ रही है? ठीक है, अभी मैं जो कह रहा था वो कलेक्टर की शक्तियों के बारे में बता रहा था। कलेक्टर की शक्तियां क्या हो सकती हैं? कलेक्टर की शक्तियों के बारे में बात की जाए तो जैसे किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करने या उसका सर्वेक्षण करने की बात की जाए, सीमांकन करने की बात की जाए, उसके नक्शे की बात की जाए, तो उसका किसका अधिकार है ये सब करने का? कलेक्टर का है। भाई वो भूमि यदि ये अभ्यारण्य की भूमि है तो उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका उल्लेख कौन करेगा, इसको कौन बताएगा? ये कलेक्टर बताएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये कलेक्टर की क्या है? आपकी शक्ति में आता है। ठीक है, ऐसे ही आपके कलेक्टर की जो भी कलेक्टर अपना कोई मैटर आपका रखता है और या कोई भी शक्तियां हैं और वो यदि गलत कर रहा है तो उनकी शक्तियों के लिए जो विचार किया जाएगा, जो जो आप उसके खिलाफ जाएंगे तो आप सिविल न्यायालय के तहत जाएंगे। यदि कलेक्टर कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिविल न्यायालय जाना पड़ेगा। माइक पास में रखिए सर। ठीक है, अभी आ रहा होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी आपका हो गया धारा 23 जहां तक आपने देखा। अब धारा 24 की बात की जाए तो इनके अधिकारों का अर्जन है, मतलब जो आपका अधिकार होते हैं भूमि के बारे में या जो भी उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति रहेगा उसके क्या अधिकार हो सकते हैं, वो अधिकार धारा नंबर 24 में बताया गया है। तो यदि इसके धारा के अन्य धाराओं की बात की जाए, धारा नंबर 24 में क्या बताया गया है कि जो वहां उस अभ्यारण्य के अंदर किसको क्या अधिकार है, इसके बारे में जो है आपका धारा नंबर 24 में बताया गया है। तो जो भी अधिकारों का के बारे में बताया जाता है, अधिकारों का अर्जन, ये चीज जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा हमें हमारे धारा नंबर 24 से। कैसे मिलेगा? धारा नंबर 24 से देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका क्या अधिकार है एक अभ्यारण्य में, ठीक है, वो चीज आपको पता चलेगा धारा नंबर 24 से। ठीक, अब धारा नंबर जो है आपके एक 26 है, जो कलेक्टर की जो शक्तियां हैं उस शक्तियों का प्रत्यायोजन, अर्थात वो शक्ति अपना अपने से दूसरे को भी क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। ये शक्ति जो है अपने काम को बांट सकता है। ये धारा नंबर 26 में दिया गया। ठीक है, और ये जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो धाराएं हैं इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का, उसमें महत्वपूर्ण धाराओं की यदि बात की जाए तो इस चैप्टर से जो आपको देखने को मिल रहा है वो धारा नंबर 18 है जो मिल रहा है। चार्ज नहीं है शायद, अभी भी कम आ रहा है, अभी भी कम आ रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट जो है आपका यदि बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट में ये धारा नंबर 18 याद रखेंगे आप लोग। धारा नंबर 18 का बी भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण आपके लिए बनता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है महत्वपूर्ण आपका है धारा नंबर 23 कलेक्टर की शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है। तो सारे आर्टिकल्स को ध्यान नहीं देना है क्योंकि इतना भी सेक्शंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर क्या पूछा जाएगा ये भी नहीं पता है। तो जितना जितना पूछा जाए उसमें से चांसेस है कि इनको पूछने का आपको जो है एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 में जो हमारे धाराएं हैं, जो महत्वपूर्ण धाराएं, उन पे हम बात कर रहे थे। अब इसी में कुछ और एक महत्वपूर्ण धारा जो आगे चल के मुझे देखने को मिला, धारा नंबर 29। जो धारा नंबर 29 है ये अभ्यारण्य के अंदर आग लगाने से रोकने की बात करता है। अब धारा 29 आपसे क्या कहता है कि जो अभ्यारण्य है उसमें आग लगाने के बारे में प्रतिषेध से संबंधित है। तो धारा नंबर 29 में आग लगाना जो है बैन है। कहाँ पे आपका बैन है? तो आपके
कहाँ पे बैन है आपका? धारा नंबर 29 के तहत बैन है कि भाई व्यक्ति या कोई विशेष जो संस्था या कोई भी व्यक्ति उस अभ्यारण्य के अंदर नहीं जो है आपका आग लगा सकता है, क्योंकि उससे यदि वो छोटा मोटा भी अपने लिए आग लगा रहा है किसी चीज को जलाने के लिए, और उससे एक छोटे आग से पूरा का पूरा जंगल साफ हो सकता है, तो इन सब चीजों से आपको बैन किया गया है। किस धारा से? धारा नंबर 29 से, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो ये धारा 29 आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। धारा 29 नहीं, ये धारा 30 है। ठीक है, धारा 30 अब चैप्टर नंबर 4 में महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। ठीक है, धारा नंबर यदि 32 की बात की जाए और धारा नंबर 31 की बात की जाए, 30 के बाद पहले धारा 31 देख लीजिए। धारा 31 की बात की जाए तो यहाँ पे अभ्यारण्य के अंदर आपका जो है प्रतिषेध की बात की गई है। किससे की प्रतिषेध की बात की गई है? किसको रोका गया है? तो किसी को भी जो अभ्यारण्य के अंदर जाने से रोकना या जाने से प्रतिषेध के बारे में यदि बताया जाए तो धारा 31 में बताया गया। ऐसे ही खुद आग लग जाती है जंगल में, तो हाँ सही कह रही हैं। धारा नंबर 32 की बात की जाए तो आप अभ्यारण्य के अंदर जाते हैं तो ऐसे क्षतिकर पदार्थों को लेकर न जाएं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये धारा नंबर आपका 32 बताता है। धारा नंबर 32 कहता है कि जो अभ्यारण्य है, जो जंगल है, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, उनमें आप क्षतिकर पदार्थ नहीं ले जा सकते। कौन सा पदार्थ आपका? क्षतिकर पदार्थ को ले जाना मना है। क्षतिकर पदार्थ को ले जाना आपका मना है। तो किस धारा से मना है? धारा नंबर 32 से मना है। अभ्यारण्यों का कंट्रोल करना, धारा नंबर 33 की बात की जाए तो अभ्यारण्य को कंट्रोल करने की बात धारा नंबर 33 में। धारा नंबर 33 की बात करें तो अभ्यारण्य का नियंत्रण कहाँ बताया गया है आपका? धारा नंबर 33 में बताया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए जो धाराएं हैं उसे ध्यान में रखिएगा। इन धाराओं को आपको याद रखने की जरूरत है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये धाराएं आप याद रखेंगे। और आज के सेशन में, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास जहाँ पापा की ड्यूटी थी वहाँ हम गए थे, वहाँ खुद लग जाती थी रोज रोज उसका क्या। पूजा निकुम जी देखिए, जो आपका आग लगता है जंगलों में और कई कई महीनों तक आग लगे रहता है, गर्मियों के दिन में बहुत आपका चांसेस बनता है। आग खुद से नहीं लगता है, आग कहीं ना कहीं से आपका शुरू होता है। छोटा सा ही आग लग गया, यदि एक पत्ते में भी आग लग गया तो जंगल गर्मियों में क्या होता है आपका? सूखा रहता है, और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो पूरे के पूरे जंगल में आग फैल जाता है। और जैसा कि आप उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल एरिया में चले जाइए, उत्तराखंड में तो ज़्यादा चले जाइए, तो पूरा आग महीनों महीनों तक लगा रहता है। उस पर कंट्रोल करने के लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है। भारत सरकार को उस पर जो है, या राज्य सरकार को उस पर पूरी ताकत लगानी पड़ जाती है, तब जाके वो रुकता है। वो भी संभव नहीं है, कई कई दिन तक आग बुझाने में टाइम लगता है। तो ये होता है, वो उसका रीज़न होता है आपका कि कोई व्यक्ति गया वहाँ पे, यदि माचिस एक तिली भी जला दिया तो हो सकता है कि वो आग पूरा के पूरे जंगल को जला जाए। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, आप लोग जो है अगले क्लास से जुड़िएगा, क्योंकि 6 बजे आज भूगोल की क्लास है आप लोगों के, एसएससी और सीजीएल के लिए, एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, और अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो भूगोल की क्लास 6 बजे आप देखिए। उसके बाद 7 से 9 आपकी मैथ की क्लास रहेगी, जहाँ आप लोगों को मैसूरी सर पढ़ाते हैं। तो आप जो है उस क्लास को ज्वाइन करिएगा। और कल मैं समय से आपके इस यूट्यूब चैनल पे आऊँगा, और 5 बजे मेरी क्लास मूल विधि की होती है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, सेशन को थोड़ा लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करते जाइएगा। मिलते हैं कल आप सभी से, और बेहतर तरीके से पढ़ने का काम करेंगे। और हमारे तरफ से रोजाना 2 बजे से लेकर 6 बजे तक उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी कराई जाती है। 6 से 9 में जो है आप एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप जो है जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बेहतर टीम है और एक बेहतर मेहनत करने वाली टीम है आपके साथ। आप लोग भी बेहतर तरीके से पढ़िए और
हमें भी जो है पढ़ाने में अच्छा लगता है यदि आप डेली जुड़ते हैं और जल्दी से जो है आप अपना सिलेक्शन लीजिए। कांग्रेचुलेशन सर जी, 1 मिलियन का एडवांस में धन्यवाद आपका। पूजा निकुम जी और प्रशांत शर्मा और सभी विद्यार्थियों को जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं, और हम जरूर जो है इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये हमारी टीम बहुत बेहतर टीम है, प्रतिबद्ध है बच्चों के लिए बेहतर करने के लिए। जो इसको भी प्राप्त किया जाएगा और आप लोगों का जो इसी तरीके से प्रेम रहेगा तो बहुत जल्द किया जाएगा। चलिए मिलेंगे फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।